सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त वे में आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के सारे वीडियो कंटेंट कवर अप करवा दिया हूँ फिजिकल एजुकेशन क्लास 11 के लिए। तो अगर आपने नहीं देखे हो आई बटन से जाके देख लेना। इसके अलावा भाई इस चैप्टर में हम लोग कवर अप करने वाले डिटेल वन शॉट टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इस चैप्टर का नाम है। और याद रखना, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखे हो और इस वीडियो में आपको जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस है सिलेबस में, तो इसलिए हो सके तो नए सीरीज को ही फॉलो करें अगर आप 23-24 के एग्जाम को देने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मेरे बारे में। मेरा नाम जकी है, मैं एक फिजिक्स एजुकेटर हूँ। मेरा एक फिजिक्स का डेडिकेटेड चैनल अलग से है, जकी सौदागर फिजिक्स। बट हाँ, मैं फिजिकल एजुकेशन भी आप लोग को प्यार से पढ़ाता हूँ और इस चैनल में आप लोग के लिए आला कंटेंट कवर अप होता रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें सपोर्ट दिखाने के लिए। और साथ में दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि भैया क्या ये वन शॉट सफिशिएंट है? अरे भैया 2000% सफिशिएंट है। क्यों परेशान होते हो? तुम्हारे सीनियर से पूछ लो जाके। और क्या बोलूँ, तो बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यार अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोग को और ज़्यादा अच्छा नंबर लेकर आना है तो आप लोग पूरा वन शॉट को अच्छे से देख लो। उसके बाद पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक बार टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ लेना क्लास 11 के लिए। वन ऑफ द बेस्ट आप लोग का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। आप में से काफ़ी सारे लोग बिड़े रहते हैं कि भैया हमारे स्कूल में तो अलग अलग बुक रिकमेंड करें, क्या हम उससे पढ़ें? आपकी मर्जी, बट मैं आप लोग को जो बुक रिकमेंड करूंगा वो वन ऑफ द बेस्ट बुक सच में रहेगी, क्योंकि इस बुक के अंदर सच में सारा सिलेबस बोर्ड्स 23-24 के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। कॉपी पेस्ट नहीं है, हर साल ये बुक अपडेट होती है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये बुक रहने वाली है ओसवाल गुरुकुल की क्लास 11 की फिजिकल एजुकेशन की बुक। वन ऑफ द बेस्ट फिजिकल एजुकेशन की बुक रहने वाली है आप लोग की। इसके अंदर आपको सारे चैप्टर्स कवर अप है, फर्स्ट चैप्टर से लेकर 10 चैप्टर तक के। और हाँ, एक और चीज, बहुत ही अच्छी बुक है, कलर्ड फॉर्म में आप लोग को सारी चीजों को रिप्रेजेंट किया गया है। इजीएस्ट लैंग्वेज में आप लोग को सभी चीजें गिवन है इसमें। और हाँ, एक और चीज, इस बुक में सिर्फ थ्योरी नहीं है, इस बुक में आप लोग को सारे प्रैक्टिकल्स भी इंक्लूड है। एक बुक लो और प्रैक्टिकल भी कवर अप कर लो तो आपके काम आ जाएगी। वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इसके थ्रू आप लोग यार डेफिनेटली 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। तो वन ऑफ द बेस्ट बुक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने Amazon की लिंक दे दिया उस बुक की, जाके आप परचेस करें और अपनी प्रिपरेशन में इसको अपना साथी बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे यूनिट नंबर 6, जिसका नाम है टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। ये काफी ज्यादा मजेदार सी यूनिट है, इसको हम लोग डिटेल में कवर अप करेंगे सो दैट हम लोग अच्छे से इसको कवर अप करके हमारे एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके। क्लास 11 के लिए रहने वाला, और जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, जो कंटेंट हम पढ़ रहे हैं वो 2023-2024 के लिए रहने वाला है। ठीक है दोस्त, याद रखना ये जो पूरा सिलेबस का टॉपिक है ना, यही पढ़ाऊंगा। इसके अलावा बेफिजूल का कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा। हो सकता है कि आप किसी और यूट्यूबर्स का वीडियो देखकर आए हो, या हो सकता है आप किसी स्कूल के टीचर से पढ़ के आए हो, फिर कोई बुक पढ़ के आए हो, उसमें आपको एक्स्ट्रा टॉपिक दिया है। एक्स्ट्रा टॉपिक आपको ढेर सारी बुक्स के अंदर मिल जाएंगे, बट जो सीबीएसई ने आप लोग को टॉपिक दिया है, क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में वहीं से बनने वाले, उसके बाहर से नहीं बनेंगे, परेशान मत होना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग मुझे फॉलो अप कर सकते हो इंस्टा पे, सो दैट हमारा दिल से रिश्ता हमेशा ज्वाइन रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, इसके अलावा आप लोग मुझे टेलीग्राम पे फॉलो अप कर सकते हो, सो दैट आप लोग को सारी क्लास की अपडेट्स मेरी हमेशा मिलते रहेगी। और अनअकैडमी में आप मुझे फॉलो अप कर सकते हो अगर आप मेरे साथ क्लास 11 एंड 12 की प्रिपरेशन करना चाहते हो। यहाँ पे मैं आप लोग को फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन पढ़ाता हूँ, तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप लोग को गिवन है। और अभी तो वन ऑफ द बेस्ट चांस है जहाँ पे आप लोग अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में बेस्ट ऑफर पा सकते हैं, बिकॉज अनअकैडमी में भी चल रहा है 25% ऑफ अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन में। और अगर इसको अवेल करना है तो मेरा कोड यूज करें ZAKI जकी, जिसके थ्रू आप लोग स्पेशल डिस्काउंट पा सकते हो। इसके अलावा 35% ऑफ मिल रहा है आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन में फॉर क्लास 11th एंड 12th के लिए। तो अगर आप लोग चाहो तो इसको ले सकते हो बाय यूजिंग माय कोड। आज लास्ट डेट रहने वाली है, तो जल्द से जल्द इसको अवेल करें। इसी के अलावा दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मेरी वेबसाइट से जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस पूरे के पूरे चैप्टर के नोट्स को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक से, जिसका नाम है टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। आखिर ये है क्या, इसको आइए अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर टेस्ट क्या है। तो टेस्ट के बारे में आप सुनते रहते होंगे, टेस्ट होने वाला है, टेस्ट होने वाला है। तो टेस्ट क्या है? किस्म से एग्जामिनेशन है। तो हर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए यहाँ डिफरेंट फॉर्म के टेस्ट करवाए जाते हैं, जिसके थ्रू हम लोग उनकी फिजिकल फिटनेस को पता कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग। लाइक उनकी कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस पता करना है तो उसके लिए अलग टेस्ट हो सकता है। अगर तुम्हें स्ट्रेंथ पता करना है उन लोग के लिए तो उसके लिए डिफरेंट फॉर्म के टेस्ट करवाने पड़ेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी पता करने के लिए डिफरेंट टेस्ट करवाने पड़ेंगे। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू तुम लोग डिफरेंट चीजों को पता कर सकते हो, और इन सभी को समराइज करके तुम उनकी फिजिकल फिटनेस को
जहाँ पे मतलब डिफाइन कर सकते हो कि क्या वो सही तरीके से है कि नहीं है। तो याद रखना फिजिकल एजुकेशन में ढेर सारे टेस्ट है, मैंने जैसे आप लोगों को बताया, चाहे 1 माइल टेस्ट हो, नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो, मिलर टेस्ट हो, वेबर टेस्ट हो, या कोई भी टाइप का टेस्ट हो, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट हो, ऐसे ढेर सारे टेस्ट आप लोग को देखने को मिलेंगे। अगला हमारा टॉपिक होता है मेजरमेंट। तो अब ये मेजरमेंट क्या होता है, तो देखो मेजरमेंट है ना एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे तुम लोग यार इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो या डाटा को कलेक्ट कर रहे हो, डेटा को कलेक्ट कर रहे हो। क्लियर दोस्त? किस चीज के लिए? स्पेसिफिकली टेस्ट के लिए। मान लो आप लोग कोई टेस्ट परफॉर्म करवा रहे हो, उसमें आप हाइट मेजर करवा रहे हो, वेट मेजर करवा रहे हो, या फिर हो सकता है आप लोग कुछ और चीज़ें जैसे बॉडी के शेप साइज वगैरह को मेजर करवा रहे हो। तो एक किस्म से वो सब चीज़ें क्या है, आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो किसके लिए? एक रिस्पेक्टिव टेस्ट के लिए, जिसके थ्रू आप लोग सही तरीके से रिजल्ट निकाल सको। तो टेस्ट के लिए मेजरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो याद रखना डिफरेंट फॉर्म के जितने भी टेस्ट होते हैं, चाहे वो अफार टेस्ट हो, 1 माइल टेस्ट हो, हार्वर्ड टेस्ट हो, या फिर रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट, वही मैंने रिपीट कर दिया फिर से, या फिर अगर आप लोग कहो तो मिलर टेस्ट हो, इन सभी के अंदर डिफरेंट फॉर्म के मेजरमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग को करना जरूरी रहता है, जिसके थ्रू एक स्पेसिफिक रिजल्ट निकल के आता है उस टेस्ट का। अगला होता है इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन क्या है दोस्त? आपने टेस्ट करे, मेजरमेंट करे और जो उसका रिजल्ट निकल के आया वो इवैल्यूएशन है। कह सकता हूं इवैल्यूएशन आप लोग को प्रोवाइड करता है एक किस्म से रिजल्ट कि आप लोग की क्या वैल्यूज आ रही है स्पेसिफिक चीजों की। मान लो अगर आपने फिजिकल फिटनेस के लिए आप लोगों ने टेस्ट करवाए थे, तो इवैल्यूएशन से तुम पता कर सकते हो कि तुम्हारा फिटनेस लेवल किस हद तक के अच्छा है, बुरा है, क्या नहीं है। तो इवैल्यूएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके थ्रू तुम लोग एग्जामिन कर सकते हो खुद को कि तुम्हारे अंदर कितना इंप्रूवमेंट आया है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, और अगर मान लो इंप्रूवमेंट नहीं आया तो आप लोग अपने आप को ठीक भी कर सकते हो। तो ट्रेनिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इवैल्यूएशन। तो बेसिक फॉर्म में अगर मैं कहूँ तो इवैल्यूएशन क्या है? एक किस्म से कंक्लूजन होता है स्पेसिफिक टेस्ट का, और ये उन सभी इंडिविजुअल जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन रहते हैं उन सबको एक किस्म से डिसीजन मेकिंग का काम करता है। क्योंकि यार जब आप लोग के पास रिजल्ट आ जाता है ना, उसके बाद फिर आप डिसाइड करते हो कि अब क्या करना है। ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन के पास जब रिजल्ट निकल के आता है कि यार उनकी फिजिकल फिटनेस लेवल अच्छी है तो उसको मेंटेन करेंगे, बेकार है तो उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक ये चीजें क्लियर हुई। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स है ना, तुम लोग को टेस्ट की डेफिनेशंस लिखी हुई है, एक बार पॉज करके रीड कर लेना। मेजरमेंट और इवैल्यूएशन की यहाँ पे आप लोग को डेफिनेशंस लिखी हुई है अलग अलग स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग। अगर आप चाहो तो इनके अकॉर्डिंग भी कोट कर सकते हो, अगर आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, परेशान नहीं होना है आप लोग को। इसके बाद बात करते हैं कि कितने टाइप के टेस्ट होते हैं। तो देखो यार, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ से आपको आ सकता है वो है डायग्नोस्टिक टेस्ट, फॉर्मेटिव टेस्ट, बेंचमार्क टेस्ट, और अगला होता है समराइज टेस्ट। जैसे आप लोग देख रहे होंगे सबसे पहला जो टेस्ट है इसका नाम है डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट एक ऐसे टाइप का टेस्ट होता है कि मान लो कोई भी एजुकेटर किसी भी चीज को समझाने वाला है जिस दिन, उससे पहले वो ना उसके बारे में स्टूडेंट से पूछता है कि आपको कितना पता है यार, बताइए जरा इस चीज के बारे में। तो अलग अलग स्टूडेंट अपनी अपनी राय देते हैं। तो एक किस्म से एक ऐसा टेस्ट है कि जो टॉपिक पढ़ाने से या शुरू होने से पहले एक सिंपल वे का टेस्ट लिया जा रहा है फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, जिससे कि वो टीचर समझ सके कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे उनको इस टॉपिक के बारे में कितना पता है। तो ऐसे टाइप के टेस्ट को कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। सो दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोस व्हाट अ स्टूडेंट नो एंड डज नॉट नो। समझ में आया कि वो स्टूडेंट कितना जानते हैं और कितना नहीं। हमेशा याद रखना डायग्नोस्टिक टेस्ट स्टार्टिंग फेज के टाइम पे होता है एजुकेशन के, जिसके थ्रू टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर पाए उसके अकॉर्डिंग। अगर कुछ भी नहीं पता होगा तो एकदम बेसिक से बताएंगे, अगर थोड़ा बहुत पता हो तो बेसिक्स को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए, मतलब समझ गए ना मेरी बात में क्या कह रहा हूँ। इसके अलावा ना बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, उनको एक फीडबैक मिलता है कि आपके बच्चों को कितना पता है इस टॉपिक के बारे में। मतलब शुरू होने से पहले पता हो जाना चाहिए ना यार आपका बच्चा जानता भी है कि नहीं जानता है। और जब मान लो कि इससे क्या होगा ना कि यार अगर मान लो कि आपके यहाँ पे मम्मी पापा ने किसी को आप लोग को कोचिंग में भेजे, ठीक है दोस्त, अब आपको कुछ आता ही नहीं है, आपके पेरेंट्स को पहले से पता है इसको तो गधा है, इसको कुछ आता नहीं है, आप इसको अच्छे से पढ़ाओ। 2 महीने कोचिंग गया, उसके बाद पेरेंट्स देखते हैं इवॉल्व होते हुए कि अरे यार 2 महीने कोचिंग जाने के बाद यार इसके अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है, इसने अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बेस्ट बनाया। तो मैं कह सकता हूँ कि पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है कि पहले से जो जान ले कि उनके बच्चे को कितना जानते हैं कितना नहीं। अगला होता है फॉर्मेटिव टेस्ट। फॉर्मेटिव टेस्ट एक ऐसे टाइप का टेस्ट होता है जहां पे जैसे मान लो आपको टीचर्स आप लोग को कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे, पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में देखते होंगे ना अलग अलग टॉपिक पूछे, अच्छा चलो बताओ जरा इसके बारे में, अच्छा बताओ जरा इसके बारे में। मतलब क्या, ऐसे टाइप का टेस्ट जो लर्निंग फेज के ड्यूरेशन के बीच में होता रहता है वो कहलाता है फॉर्मेटिव टेस्ट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके थ्रू ना लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है, क्योंकि मान लो अगर सडन टॉपिक पूछा गया
और उसको नहीं बना तो टीचर वहीं के वहीं समझा सकता है, इससे उसका जो नॉलेज है वो और ज्यादा गेन हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि फॉर्मेटिव टेस्ट जो रहता है वो एक किस्म से गैप्स को भरने का काम करता है। हो सकता है गलती से कोई स्टूडेंट को नहीं समझ में आया और टीचर ने एकदम से स्टूडेंट से पूछ लिया कि बताओ इसके बारे में, और मान लो उसको नहीं मालूम, तो टीचर उसको वहीं के वहीं समझा सके। तो याद रखना इस चीज के लिए कि फॉर्मेटिव टेस्ट के बारे में स्कूल जो है नॉर्मली ना रिपोर्ट नहीं भेजता कि आपने अच्छा प्रोग्रेस नहीं करे इस तरीके से। तो याद रखना आपकी डायरी वायरी में किसी भी तरीके का रिमार्क नहीं लिखा जाता है इसके थ्रू। अगला होता है बेंचमार्क टेस्ट। तो एक ऐसे टाइप का टेस्ट है जिसमें कि क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। ये एक ऐसे टाइप का टेस्ट है जिसमें कि जब आपका पूरा टॉपिक स्कूल में खत्म होने में आ चुका है उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाता है। मान लो चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपका स्कूल में टेस्ट ले लिया, या मान लो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा टॉपिक पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद आखिरी में मैंने आप लोगों से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस ले लिया और पूछ लिया, तो वो किस्म से बेंचमार्क टेस्ट होता है। तो ये बेंचमार्क टेस्ट तब लिया जाता है जब स्पेसिफिक टॉपिक को पढ़ाकर खत्म कर दिया जाता है, उसके बाद एग्जामिन करने के लिए ये टेस्ट को लिया जाता है, सो दैट स्कूल के जो टीचर्स है वो ये समझ सके कि उनके स्टूडेंट कितना अच्छे तरीके से नॉलेज को ग्रैस्प कर पाए। और इसके थ्रू ना पेरेंट्स को भी एक फीडबैक मिलता है कि उनके बच्चे स्कूल में कितना फोकस कर पा रहे हैं, कितनी चीजों को नॉलेज को गेन कर पा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसके बाद अगला होता है समेटिव टेस्ट। अब ये समेटिव टेस्ट क्या होता है? समेटिव टेस्ट एक ऐसे टाइप का टेस्ट होता है जिसमें कि आप लोग का पूरा सेशन एंड होने के बाद जो एक फाइनल टेस्ट होता है जिसके थ्रू आप लोग को पूरे सेशन की चीजें पूछी जाती है एक बार में, वो क्या है? समेटिव टेस्ट है। सिंपल वे में अगर मैं कहूं तो जैसे आप लोग का पूरा साल भर प्रिपरेशन हुई आपकी क्लास 11 की और आखिरी में आके आपने फाइनल एग्जामिनेशन दे दी, वो एक किस्म से समेटिव टेस्ट होता है आप लोग के लिए। तो जहां पे स्टूडेंट को अपनी वन ऑफ द बेस्ट एबिलिटीज को शो करना जरूरी है, सो दैट आप बता सको दुनिया को कि जो साल भर आपने पढ़े या सेशन भर पढ़े वो कितना ज्यादा आप लोग को याद रहा। तो मेरे ख्याल से क्लियर है। तीनों को एक बार जल्दी से रैप अप करते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट ऐसे टाइप का टेस्ट कि कोई भी टॉपिक स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उससे पहले आप लोग को टीचर आके ऐसी रैंडमली पूछ लिया जिसके थ्रू टीचर्स स्टूडेंट को समझ सके कि उनको कितना पता है इस टॉपिक के बारे में। फॉर्मेटिव टेस्ट एक ऐसे टाइप का टेस्ट होता है जो पढ़ाते वक्त आप लोग को बीच बीच में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, वो फॉर्मेटिव टेस्ट है। टॉपिक एंड होने के बाद जो टेस्ट लिया जाता है वो बेंचमार्क है, और पूरे सेशन एंड होने के बाद जो लिया जाता है वो होता है समेटिव टेस्ट। अगला होता है टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन फिजिकल एजुकेशन। तो याद रखना फिजिकल फिटनेस को मेजर करने के लिए डिफरेंट फॉर्म के टेस्ट हम लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं सो दैट हम लोग ये समझ सके कि वो इंसान फिजिकली फिट है कि नहीं। और फिजिकल फिटनेस को पता करने के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। भाई देखो, ऐसे 5 कंपोनेंट है जिसको देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि उस बंदे के अंदर फिजिकल फिटनेस है कि नहीं। तो अब आप बोलोगे ऐसे कौन से 5 कंपोनेंट है जिनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि अगर ये अच्छे निकले तब हम मानेंगे कि फिजिकल फिटनेस उनकी बेस्ट है। तो उसी के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले। तो सबसे पहला होता है कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस। कार्डियोवैस्कुलर मतलब क्या होता है? हार्ट और लंग्स की जुगलबंदी। आप जानते हो कि आप जॉगिंग कर रहे हो या दौड़ रहे हो तो आपकी सांस फूलने लग जाती है, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है और रेस्पिरेशन आप लोग का इंक्रीज हो जाता है। हार्ट और लंग्स एक दूसरे से काफी ज्यादा कोरिलेट होकर यहाँ पे वर्क करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई से लेकर ब्लड के सर्कुलेशन तक की। तो आप एक चीज जानते हो कि मैं अगर आप लोग को कंटिन्यूअस जॉगिंग करने को कह रहा हूँ 3 घंटे तक के, तो आप लोग की सांस फूल सकती है एक लिमिट पे आके। हो सकता है कि आप लोग एक टाइम पे आके फटीग कर जाओ। तो ऐसी सिचुएशंस एथलीट के अंदर ना आए, उन सबको चेक करने के लिए हम लोग कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस कराते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत लंबे वक्त तक के चलती है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक की एक्टिविटीज चलती है। वहां पे जो एथलीट्स है उनको लंबे वक्त तक के सस्टेन रहना जरूरी है, जहां पे उनको अपनी कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ को ज्यादा इंप्रूव करना जरूरी होता है। इस वजह से हम लोग ना उनकी कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस को चेक करते हैं, ये पता करने के लिए कि उनका जो हार्ट है वो क्या सही तरीके से स्ट्रांग है भी कि नहीं, कैपेबल है भी कि नहीं, क्या उनके लंग्स हेल्दी है कि नहीं, क्या उनकी ब्लड वेसल सही तरीके से ब्लड सर्कुलेशन को प्रोवाइड कर रही है कि नहीं। तो कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस को पता करने के लिए हम लोग डिफरेंट फॉर्म के टेस्ट करवाते हैं, जैसे हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, 12 मिनट कूपर टेस्ट और रन या वॉक टेस्ट। अगर आपको इस चीज को इंप्रूव करना है तो आप लोग रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग के थ्रू आप लोग एंडोरेंस को इंप्रूव कर सकते हो। तो अगला जो कंपोनेंट जो फिजिकल फिटनेस के लिए देखा जाता है वो है मस्कुलर स्ट्रेंथ, कि जो भी एथलीट है उसकी मसल्स पावर कितनी ज्यादा है। मसल्स पावर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर स्पोर्ट्स के अंदर। मान लो आपको मैंने बैटिंग के लिए भेजा और क्रिकेट में बैटिंग तभी अच्छी आप लोग कर सकते हो जो मसल पावर आपकी अच्छी रहे। तो जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मसल्स पावर रहेगी उतने ज्यादा लंबे शॉट्स आप मार पाओगे। तो इस वजह से फिजिकल फिटनेस के अंदर ये कंपोनेंट को रखा गया है। हर एथलीट की मसल्स पावर यहाँ पे ऑब्जर्व की जाती है कि लाइक कितना हैवी वेट लिफ्ट कर पा रहा है और कितना वो वेट को कैरी कर पा रहा है। तो याद रखना, अगर आप लोग को मस्कुलर स्ट्रेंथ को पता करना है तो वेरियस टाइप के आप लोग को यहाँ पे टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाने पड़ेंगे जिसके थ्रू आप लोग उसको पता कर सकते हो। तो इसके लिए आप लोग यार पुशअप्स कर सकते हो, पुलअप्स कर सकते हो, वेट लिफ्टिंग कर सकते हो, जिसके थ्रू आप लोग पता कर सकते हो उन एथलीट की मस्कुलर स्ट्रेंथ कितनी है। अब अगला होता है मस्कुलर एंडोरेंस। मस्कुलर स्ट्रेंथ अलग चीज है, मस्कुलर एंडोरेंस अलग है, ध्यान से देना।
मैंने कहा कि एक बकेट में पानी लो और बकेट को उठा लो, ये क्या हुई आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ हुई। मैंने कहा कि आप लोग को बकेट को उठाना है और 1 किलोमीटर तक के बिना नीचे रखे चलते हुए चलना है। इससे क्या हुआ, आपने मसल पावर भी लगाया और आपको एंडोरेंस भी अचीव करना है, लंबे वक्त तक के एक्टिविटी को सस्टेन करना है। तो ये चीज भी ऑब्जर्व करी जाती है एथलीट के अंदर, और अगर ये सही तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगी तभी माना जाएगा फिजिकल फिटनेस अच्छी है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आप लोग मसल की एक्टिविटीज करवा रहे हो बिना फैटिग में आए, वो कहलाएगा आपका मस्कुलर एंडोरेंस। अब ये एबिलिटी को कैसे पता किया जा सकता है, तो अलग अलग टेस्ट इसके लिए भी करवाए जाते हैं, लाइक पुशअप्स, पुलअप्स, जहां पे आप लोग मसल्स का पावर भी लगा रहे हो और नंबर ऑफ रिपीटेशंस आप लोग के मैक्सिमम रहते हैं। इस वजह से आप देखते होंगे ना, अगर आप 100 पुशअप्स मारोगे तो एक टाइम पे खेल खत्म हो जाएगा। सो नेक्स्ट कंपोनेंट होता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर किसी भी फिजिकल फिटनेस अगर आपको पता करना है तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब रेंज ऑफ मोशन बॉडी का बहुत ज्यादा अच्छा होना जरूरी होता है। तो इसके लिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं, जैसे सिट एंड रीच टेस्ट, वी टेस्ट, फ्लोर टचिंग टेस्ट, टो टचिंग टेस्ट। तो ये सभी टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू आप मेजर कर सकते हो फ्लेक्सिबिलिटी को। अगला होता है आप लोग का कंपोनेंट बॉडी कंपोजिशन। तो नेक्स्ट है आप लोग का कंपोनेंट जो है बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके थ्रू आप लोग पता कर सकते हो कि किसी भी इंडिविजुअल इंसान के अंदर क्या वो सही तरीके से मैं कह सकता हूँ हेल्दी वेट में है कि नहीं, अंडर वेट तो नहीं है कहीं, क्या वो ओबेसिटी की कैटेगरी के अंदर तो है नहीं। तो मैं कह सकता हूँ मोटे मोटे तौर पे बॉडी कंपोजिशन के थ्रू ना तुम लोग कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर मसल और फैट के परसेंटेज को पता कर सकते हो। अब एक चीज तो आप एग्री करोगे ना, अगर किसी के अंदर फैट परसेंटेज ज्यादा रहेगा तो वो कहीं ना कहीं यार अनहेल्दी रहेगा एज कम्पेयर टू जिसके अंदर मसल्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू फैट के। तो ये सब चीजें चेक करना बहुत जरूरी होता है किसी भी एथलीट की फिजिकल फिटनेस को पता करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग है ना BMI नाम का एक टेस्ट करवाते हैं, जिसके थ्रू हम पता कर पाते हैं कि वो एथलीट की बॉडी के अंदर कितना फैट परसेंटेज है एज कंपेयर टू मसल्स के। तो ये कुछ आप लोग के ऐसे कंपोनेंट्स हम लोगों ने अभी पढ़े जिसके थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि फिजिकल फिटनेस अच्छी है कि नहीं। तो जैसे मैंने आप लोग को बताया अलग अलग टेस्ट करते हैं, जैसे हार्वर्ड टेस्ट जिसके थ्रू कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस पता किया जा सकता है। इसमें आपको एक बेंच के ऊपर खड़े होना, फिर उतरना है, खड़े होना, फिर उतरना, खड़े होना, फिर उतरना। ऐसी एक्सरसाइज होती है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट हाँ आपको पता होना चाहिए होता कैसे। इसी के साथ साथ पुशअप टेस्ट होते हैं आप लोग के, जिसके थ्रू आप लोग मसल की स्ट्रेंथ को और मसल की एंड्योरेंस को पता कर सकते हो, जिसमें आप लोग को रिपीटेड फॉर्म में अपनी बॉडी अपर बॉडी को उठाना है, फिर नीचे जाना, उठाना है। अब गर्ल्स के लिए मॉडिफाइड पुशअप्स होते हैं जिसमें कि उनको नीज को डाउन करना रहता है, बॉयज एकदम स्ट्रेट रहते हैं। इसके अलावा ना एक और टेस्ट होता है, वो है पार्शियल कर्ल अप टेस्ट, जिसके थ्रू तुम लोग मसल की एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ को पता कर सकते हो, स्पेशली एब्डोमिनल की। जैसे ही देखते हैं ना बेसिक फॉर्म के क्रंचेस करते होंगे अगर आप लोग भी। तो इसी के अलावा फ्लेक्सिबिलिटी को पता करने के लिए सिट एंड रीच टेस्ट करवाया जाता है। एक बेंच होता है सिट एंड रीच नाम का, इसमें आप लोग को नीज को एकदम सीधा रखना है और जितना ज्यादा आप आगे जा सकते हो उतना जाना है। जितना आप आगे जाओगे उतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बैक और लोअर बैक की मानी जाएगी। तो यहां तक के टॉपिक मेरे ख्याल से क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस होती है टेस्ट की, मेजरमेंट की और इवेल्युएशंस की। तो याद रखिएगा ये सब क्यों करवाए जा रहे हैं, ये सब इसलिए करवाए जा रहे हैं सो दैट हम क्लासीफाई कर सके डिफरेंट स्पोर्ट्स पर्सन को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। क्योंकि आप जानते हो कि जब भी सिलेक्शन होता है स्पोर्ट्स पर्सन का तो अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट की जाती है। 50 kg की अलग होती है, 55 kg की अलग, 60 kg की अलग। आपने देखे होंगे ना एथलेटिक्स वगैरह के अंदर अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग ग्रुप्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं टेस्ट, मेजरमेंट और इवेल्युएशन। इसके अलावा ट्रेनिंग को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हम लोग को ये टेस्ट, मेजरमेंट, इवेल्युएशन कराना बहुत जरूरी है, सो दैट इसके थ्रू हम पता कर सके कि कितना इंप्रूवमेंट उसके अंदर आया है और उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम को हम अपडेट कर सकते हैं। और मान लो इवेल्युएशन की रिपोर्ट बहुत अच्छी निकल के आती है तो डेफिनेटली स्पोर्ट्स पर्सन बहुत ज्यादा मोटिवेट होगा और उसके थ्रू अपने परफॉर्मेंस को और बेटर बनाएगा। और इसी के अलावा मैं आप लोग को वही कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग ये सारी रिपोर्ट्स वगैरह सही निकल के आती है तो इसके थ्रू आप लोग ना अपने गोल की तरफ आगे बढ़ सकते हो। इसके अलावा आप लोग ये भी चेकआउट कर सकते हो कि इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर कितना डेवलपमेंट आपको देखने को मिला है, चाहे उसका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन हो, चाहे उसका कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस हो, या उसकी फ्लेक्सिबिलिटी हो, या मसल की स्ट्रेंथ हो, कुछ भी हो। और कई बार तो ये होता है कि जो टेस्ट के रिजल्ट्स निकल के आते हैं उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि यार वो इंडिविजुअल पर्सन जो है कितना अच्छा परफॉर्म करने वाला है अपने स्पोर्ट्स इवेंट में। तो ये सभी इसके इंपॉर्टेंस है। आई होप आप लोग को समझ में आ गए होंगे। आप लोग को 5 पॉइंट लिखकर आना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना। तो याद रखिएगा आप ऐसा पॉइंट बनाइएगा और उसके अंदर ना ऐसा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना अपने अकॉर्डिंग। सो नेक्स्ट टॉपिक आप लोग को पढ़ना है जिसमें आपको BMI, वेस्ट हिप रेशियो और स्किन फोल्ड मेजरमेंट को देखना है। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है इसका नाम है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स एक ऐसे टाइप का टेस्ट होता है जिसके थ्रू तुम बॉडी के अंदर पता कर सकते हो कि फैट का परसेंटेज मसल साइज के कंपैरिजन में कितना है। सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू तुम पता कर सकते हो कि वो इंडिविजुअल इंसान क्या हेल्दी वेट के अंदर है कि नहीं, क्या वो ओवरवेट के अंदर है, क्या वो अंडर वेट के अंदर है, क्या वो ओबेसिटी के अंदर
अंदर आता है। तो बीएमआई के अकॉर्डिंग ना आप इन सभी चीज़ों को पता कर सकते हो। और जब ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएगी ना तो भाई ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल तो रहेगा ना। मान लो आप ओवरवेट हो, आपको थोड़ा सा वेट लॉस करना है, तो बीएमआई टेस्ट करवा कर ही आप पता कर पाओगे ना कि क्या सच में आप ओवरवेट हो कि नहीं। देखो ऐसा देख कर नहीं बता सकते, आपको स्पेसिफिक वैल्यू निकालनी पड़ती है ना, एक फॉर्मूला रहता है उसके थ्रू। मान लो आप लोग यार हल्के से ओवरवेट हो गए तो आप अपनी डाइट में कस्टमाइजेशन कर सकते हो, जिससे थ्रू आप लोग नॉर्मल हो जाओ, या नॉर्मल जो आपको बॉडी वेट हो सके उतना हो जाए। लेकिन उसके लिए आप लोग को पहले पता करना पड़ेगा ना प्रैक्टिकली कि क्या सच्ची में आप लोग ओवरवेट हो कि नहीं। तो इसको पता करने के लिए आप बीएमआई के फॉर्मूले के थ्रू उसको पता कर सकते हो, जिसमें आपको वेट को लेना है केजी में और अपॉन कर देना हाइट के स्क्वायर को, और हाइट लेना आप लोग को मीटर में। ये वैल्यू रखने के बाद आप लोग का बीएमआई का स्कोर लेट से आता है 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में। तो आप लोग नॉर्मल बॉडी वेट के अंदर हो। नॉर्मल बॉडी वेट मतलब ऐसा वेट जो आपकी हाइट और आपके वेट के अकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट हो। इसमें आप बहुत अच्छे गुड लुकिंग दिखोगे, पॉस्चर बढ़िया रहेगा, है ना, मतलब वन ऑफ द बेस्ट रहेगा, जिससे कि आप डिसीजेस से दूर रहोगे सब कुछ। अगर आप लोग का 18.5 से कम आता है तो आप अंडर वेट के अंदर हो, आपको वेट गेन करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर मान लो आप लोग 25 से लेकर 29.9 के बीच में आते हैं तो आप ओवर वेट की कैटेगरी में आओगे। तो इस वजह से आपको हल्का सा अपना बॉडी वेट को ड्रॉप करना चाहिए एक नॉर्मल वेट में आने के लिए। और अगर 30 के अबव आता है तो आप ओबेसिटी के अंदर आते हो, मोटापे के अंदर, एक्सट्रीम मोटापे के अंदर भी आ सकते हो अगर 34.0 के ऊपर आए तो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ये चीज़ पता चल जाए तो डेफिनेटली जो आपके ट्रेनर है या डाइटिशियंस है वो आपके वर्कआउट में, आपके डाइट में कहीं ना कहीं कस्टमाइजेशन करेंगे आपके गोल्स के लिए। हाँ जी, तो इस वजह से इस टेस्ट को करवाया जाता है। सो नेक्स्ट आप लोग का होता है वेस्ट टू हिप रेशियो। ये एक ऐसे टाइप का टेस्ट है जिसके थ्रू तुम पता कर सकते हो कि यार आपकी बॉडी के एब्डोमिनल के आसपास वाले हिप वाले रीजन के अंदर कितना फैट आप लोग का कंटेंट हो चुका है। आप जानते हो कि जो वर्स्ट फैट होता है बॉडी का वो सबसे ज़्यादा आपके बटलॉक वाले एरिया या पेट के आसपास ही आप लोग का कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। तो इसको मेजर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या आप लोग एक एवरेज कैटेगरी के अंदर हो कि नहीं, या फिर आप लोग के अंदर कुछ है ही नहीं यहाँ पे, या हो सकता है कि आप लोग कुछ ज़्यादा ही आप लोग का पेट और हिप का रेशियो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे पता कर सकते हैं। करना क्या रहता है, कुछ भी नहीं आप लोग को ऐसा खास करना है। आप लोग की जो कमर है वहाँ की सरकमफेरेंस आप लोग को नाप लेना टेप से, ऐसे जैसे वो कुर्ते वाले भैया मेजर करते हैं। तो याद रखना वेस्ट का वो वाला हिस्सा आप लोग मेजर करना जो सबसे ज़्यादा स्लिम हो, क्लियर दोस्त। और हिप का वाला रीजन को आप लोग को मेजर करना है जो सबसे ज़्यादा ब्रॉडर हो, है ना। लड़कियां लोग ऐसा नहीं करना कि भैया यहाँ पे हम लोग इसको दुबला कर लिए और यहाँ पे, जिससे कि नहीं। अगर आपको पता करना है लिटरली, और अगर आप चाहते हो कि यार सच में आपको इम्प्रूव करना है अपने आप को, तो सही तरीके से इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जो मेजरमेंट आप लोग को देखना है वो नैरोएस्ट पॉइंट में देखना है, और यहाँ पे जो हिप का रेशियो है वो वाइडेस्ट पॉइंट में देखना है। तो हिप की जो वैल्यू उसको रखना है, सॉरी वेस्ट की वैल्यू अपॉन हिप की वैल्यू रखना है। जो वैल्यू निकल के आपकी आएगी तो उसके थ्रू तुम चेकआउट कर सकते हो कि हेल्थ रिस्क कितना ज़्यादा आपको है, या आपकी बॉडी के अंदर फैट का जो लेवल है क्या कितना है वो, ठीक है ना। तो अगर आप लोग 0.81 से लेकर 0.85 के बीच में आओगे तो आप मॉडरेट के आओगे। अगर 0.5 के ऊपर आओगे तो आप हाई के अंदर आओगे, हाई रिस्क के अंदर। ये वुमन के लिए हो गया। मैन के लिए होता है 0.95 से कम आ रहे हो तो लो के अंदर है, 0.96 से लेकर 1 के बीच में आ रहे हो तो मॉडरेट है, और 1 से ज़्यादा आ रहा है तो हाई कहलाएगा ये। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके थ्रू तुम लोग यार अगर देखो ये वैल्यूज़ आपको पता चल गई तो यार डेफिनेटली आप अपनी डाइट्स में, वर्कआउट में आप फोकस करोगे। तो जो आपका वेस्ट टू हिप रेशियो है इसको आप लोग और इंप्रूव कर सको, जो आप लोग का नॉर्मल होना चाहिए वो कर सको। क्योंकि अगर आप लोग इस चीज़ों को फोकस नहीं करोगे ना तो याद रखना आपके एब्डोमिनल के आसपास जितना ज़्यादा फैट इंक्रीज होते हुए चलेगा कहीं ना कहीं वो आगे जाके कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस कर सकता है। ओबेसिटी जैसी मेजर प्रॉब्लम आपको तो वैसे भी देखने को मिलेगी, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को ना इंप्रूव करने के लिए टेस्ट करवाया जाता है। अगला होता है स्किन फोल्ड टेस्ट। तो स्किन फोल्ड टेस्ट एक ऐसे टाइप का टेस्ट होता है जिसमें कि आप लोग क्या करते हो, डबल लेयर ऑफ स्किन, अंडरलाइन जो फैट टिश्यू होता है ना आपकी बॉडी का, उसको यहाँ पे मेजर किया जाता है सो दैट आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज मेजर किया जा सके। अगर आप लोग को इसको मेजर करना है तो आपको अपनी स्किन को हल्का सा लिफ्ट करना पड़ेगा और ऐसा चेक करना पड़ेगा। किसके थ्रू, तो देखो जैसे आप देख रहे होंगे इस तरीके का एक कैलिपर होता है और आपको इस तरीके से स्किन को उठाना है। जैसे आप लोग वीडियो के साइड में भी देख पा रहे होंगे, एक दीदी आप लोग को दिख रही होगी जो इस पोर्शन का आप लोग देख रहे होंगे साइड में, वहाँ पे मेजरमेंट ले रही होंगी। इसी तरीके से एक कैलिपर के थ्रू ऑब्जर्व करें आप लोगों ने, वहाँ पे एक वैल्यू आप लोग को देखने को मिलेगी कैलिपर की, उसके थ्रू आप मेजर कर सकते हो कि फैट परसेंटेज कितना है। कैलिपर जितना ज़्यादा कम यहाँ पे ओपन होगा उतनी अच्छी बात है कि फैट परसेंटेज आपका लो है, जितना ज़्यादा ये ओपन होने वाला है मतलब फैट परसेंटेज ज़्यादा है। तो इसका स्पेसिफिक चार्ट होता है, कोई रटने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, मेल के अंदर कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी साइड पे आप लोग को मेजर करना रहता है ये स्किन फोल्ड टेस्ट, तो याद रखना चेस्ट पे, एब्डोमिनल पे और थाइस पे। लड़कों के लिए 3 जगह है,
लड़कियों के लिए डिफरेंट है, ठीक है ना दोस्त। तो जो ट्राइसेप्ट हो गया, सुप्राइलियस हो गया, अभी जैसे देखे होंगे आपने वीडियो में वो दीदी को यहीं पे वाले एरिया पे चेक किया गया था, और अगला होता है थाइस। तो यहाँ पे आप लोग को चेक करना रहता है, इसके थ्रू आप लोग वैल्यूज कैलकुलेट करते हो। कोई आपको नहीं पूछेगा कैसे करते हो क्या करते हो, बस आपको पता होना चाहिए टेस्ट क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हो रहा है और क्या मेजर किया जा रहा है। इसके बाद आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है सोमैटोटाइप। सोमैटोटाइप जो है ये रिफर करता है आपके इंडिविजुअल बॉडी शेप को। तो ह्यूमन की किसी भी बॉडी शेप को अगर अंडरस्टैंड करना है तो सोमैटोटाइप से आप लोग समझ सकते हो। सोमैटोटाइप से बेसिक फॉर्म में अगर मैं कहूँ तो सोमैटोटाइप ना हर इंडिविजुअल इंसान के फिजिक को बताता है कि यार ये बॉडी तो मस्कुलर दिख रही है, अरे मोटा इंसान है, अरे दुबला इंसान है। क्लियर दोस्तों। अब याद रखना है जो सोमैटोटाइप, अगर आपको इसको समझना है तो आपको ना विलियम एंड हर्बर्ट शेल्डॉन मेथड एक होती है जिसके थ्रू तुम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हो 3 कैटेगरी में फिजिकल अपीयरेंस के तौर पे। अगर आप इन तीनों बॉडी शेप को ऑब्जर्व करोगे तो एंडोमॉर्फ जो है देखकर ही समझ में आ रहा मोटा ताजा बॉडी शेप है, बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा फैट परसेंटेज ज्यादा है, यहाँ पे शोल्डर वाइड नहीं है, हिप वाइड आपको देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा फैट है अपर आर्म्स में, थाइज में, और मेजर ओबेसिटी कैटेगरी के अंदर आप लोग को देखने को मिल रहा है। सोमैटोटाइप की रेटिंग अगर यहाँ पे दी जाए तो वो होती है 711 की, इसको याद रखना है आपको। इसके बाद अगला होता है मीजोमॉर्फ शेप। तो मीजोमॉर्फ देखकर समझ में आ रहा है वन ऑफ द बेस्ट बॉडी फिजिक जो लड़कों के लिए वी बॉडी शेप होती है, जिसमें कि शोल्डर ब्रॉड होने चाहिए और एब्डोमिनल जो है वो नैरो होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे मस्कुलर बॉडी देखने को मिल रही है, फोर आर्म्स आप लोग को देखने को मिल रहे हैं स्ट्रॉन्ग, थाइज स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे आप लोग की बॉडी के अंदर बहुत लो अमाउंट में बॉडी फैट होता है। सोमैटोटाइप की रेटिंग यहाँ पे दी जाए तो 171 की रेटिंग दी जाती है। अगला होता है एक्टोमॉर्फ। तो एक्टोमॉर्फ क्या होता है, एकदम दुबले टाइप के लड़के जो रहते हैं ना, वो केटीएम वाले लड़के। तो ऐसा नहीं यार, मजाक नहीं बता रहा हूँ, तो मैं भी दुबला ही था पहले के टाइम में। हाँ जी भाई, तो नैरो शोल्डर रहते हैं, इसमें हिप भी एकदम नैरो रहते हैं, बॉडी फैट परसेंटेज भी लो रहता है, मसल साइज भी लो रहता है, और साथ ही साथ एकदम ही थिन आर्म्स और लेग्स सब कुछ रहते हैं, एकदम ऐसा मतलब बहुत ही दुबले से दिखते हैं। क्लियर दोस्त। सोमैटोटाइप की रेटिंग की बात करी जाए तो 117 होती है। रटे हुए रहना पड़ेगा, एग्जाम में मेंशन करके आना है। एक्टोमॉर्फ में क्या आती 117, मीजोमॉर्फ में 171, और इसमें कितनी थी 711। तो सोमैटोटाइप को हम लोगों ने यहाँ शेल्डॉन भैया के थ्रू समझने की कोशिश करें, एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज एक बार इसको आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हो सो दैट आप लोग समझ पाओ। अब मुझे एक बात बताना, वन ऑफ द बेस्ट फिजिक कौन सी होगी, मीजोमॉर्फ। समझ में आया, इससे बढ़िया फिजिक आपको देखने को नहीं मिलेगी। और मैं चाहता हूं कि अगर आप एक्टोमॉर्फ में हो तो मीजोमॉर्फ में आने की कोशिश करो, एंडोमॉर्फ में हो तो मीजोमॉर्फ में आने की कोशिश करो, जिससे आप लोग डिसीजेस से दूर रहोगे, हेल्दी लाइफस्टाइल जियोगे और वन ऑफ द बेस्ट फिजिक आप लोग की दिखेगी। अगला और लास्ट टॉपिक आपका होता है मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। मतलब कौन कौन से टाइप के ऐसे मेजरमेंट्स वगैरह करने चाहिए जो आप लोग को फिटनेस के चेकआउट के दौरान आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इसके लिए आप लोग ना एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट करते हो। ये एक ऐसे टाइप के मेजरमेंट्स होते हैं जिसमें आप लोग हाइट, वेट, आर्म्स, लेग्स, वेस्ट की सरकमफरेंस, स्किन फोल्ड टेस्ट वगैरह करवाते हो सो दैट आप लोग बॉडी के अलग अलग चीजों को मेजर कर पा रहे हो। याद रखना किसी भी फिजिकल फिटनेस टेस्ट को करवाने के लिए मेजरमेंट करवाने बहुत ज्यादा जरूरी रहते हैं, अदरवाइज आप लोग की दिक्कतें आ सकती है, और ये मेजरमेंट भी सही तरीके से होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कौन कौन से टाइप से आप लोग मेजरमेंट करवाते हो, कैसे कराते हो। सबसे पहला होता है हाइट को मेजर करने के लिए आप लोग को स्टेडोमीटर नाम का एक डिवाइस है, इस तरीके से जैसे आपने देखे होंगे यार 50 बार, इसके थ्रू ही आपको मेजर करना है। ऐसा नहीं कि टेप लेकर यहाँ से मेजर कर लिए, आगे पीछे वैल्यू आ सकती है, हमको एरर नहीं करना है। तो इससे आप लोग एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आएगी आपकी हाइट की। इसके अलावा अगर आपका अगली चीज देखें वेट, तो वेट को मेजर करने के लिए आप लोग को बेसिकली वेट मशीन का ही यूज करना है ना, तराजू यूज मत कर लेना, थोड़ा बहुत एरर आ जाएगा उसमें भी। अगला होता है आर्म लेंथ। तो अगर आपको अपने आर्म की टोटल लेंथ को पता करना है तो आपको मेजरमेंट यहाँ से यहाँ तक करना जरूरी है। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आपको अपर आर्म की लेंथ को पता करना है तो उसके लिए पहले आपको अपने हाथ को 90 डिग्री में मतलब एल्बो के पास से मोड़ना पड़ेगा और यहां से लेकर यहां तक के मेजर करना है। ये है आप लोग का अपर आर्म की लेंथ। और अगर आपको फोर आर्म्स की लेंथ पता करना है तो वो यहां से यहां होती है। इसके अलावा अगर आपको लेग्स की लेंथ को पता करना है तो भाई उसके लिए आप लोग को यहां से लेकर यहां तक के मेजर करना पड़ेगा। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। इसके अलावा और भी हो सकता है जैसे स्किन फोल्ड वाली चीज, जिसके लिए आप लोग कैलिपर का यूज कर रहे थे, जिसके थ्रू आप लोग बॉडी परसेंटेज को पता कर रहे थे, बॉडी फैट के परसेंटेज को। तो ये सभी थे टॉपिक। आई होप तुम सब लोग को समझ में आए हो। और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्त, ये सीरीज आप लोग चाहते होगे कि मैं कंटिन्यू रखूं
तो ये भी ज़रूर बताएं। और मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए तगड़ा सा कंटेंट। फॉलोअप जरूर करें मुझे अनअकैडमी में। अगर आप मेरे साथ डेडिकेटली फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन पढ़ना चाहते हो लाइव, तो आप मेरे साथ अनअकैडमी में पढ़ सकते हो। बाकी मेरा खुद का एक डेडिकेटेड चैनल है जकी सौदागर फिजिक्स, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। फिजिक्स के लिए डेडिकेटेड कंटेंट आपको मिल जाएगा। और आप मुझे अनअकैडमी के साथ साथ आप इंस्टा में फॉलोअप कर सकते हो, सो दैट हमारा दिल से रिश्ता हमेशा ज्वाइन रहे। और टेलीग्राम के ग्रुप और चैनल दोनों को ज्वाइन कर लेना, सो दैट क्लास की सारी अपडेट्स आप लोग को मिलते रहती है। सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। बस यार दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों तक के फैलाएं, शेयर करें, सो दैट सभी लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके वीडियो। तो चलिए मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। पढ़ाई करते रहो, सदा सेक्सी रहो मेरे स्टूडेंट्स, मेरी जान। बाय बाय।